नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जो कि था संडे वीकेंड का वार। और संडे वीकेंड का वार में क्या होता है भाई साहब, टाइम पास और फालतूपंती बेशुमार। और यही टाइम पास और यही फालतूपंती आपने कल रात को फिर से देख ली, जहां एपिसोड की शुरुआत में प्रणीत जो है वो अपनी रोस्टिंग कॉमेडी वगैरह करता रहता है, रोहित शेट्टी के ऊपर भी जोक्स वगैरह मारता है, माफी के लिए शहबाज को रखता है। और अगर तान्या मित्तल रोहित शेट्टी के सामने खड़ी होती तो मैं आपकी फैन हूँ, आप एक इंस्पिरेशन हो, मैं शिल्पा शेट्टी की फैन हूँ, मैं शमिता शेट्टी की भी फैन हूँ। इस तरह से ये रोस्टिंग करता है। उस रोस्टिंग के बाद रोहित शेट्टी की फिल्मों में जो पुलिस एफआईआर इस तरह की चीजें होती हैं, कारें उड़ती हैं, तो उसी अंदाज में यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज भी हुई हैं। इन एक्टिविटीज के माध्यम से जीके और प्रणीत के बीच में एक दरार डालने की जो निंजा टेक्निक इस्तेमाल की है मेकर्स ने, उस पर भी हम बात करेंगे। ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर डिटेल से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, और वो चीज ये है कि कैसे कुछ सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स जो कि क्रिस्टल बॉल रीड करते हैं, टैरो रीडिंग करते हैं, और इस तरह की सो कॉल्ड रीडिंग के नाम पर या सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी के नाम पर ये लोग कैसे डंके की चोट पर पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। किसी इंसान की जो परेशानियां होती हैं, कैसे उन परेशानियों को अपनी कमाई का जरिया बनाते हैं, और फिर उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए रेमेडीज के नाम पर कैसे ये लोग ठगते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने कल रात के एपिसोड में देख लिया, जहां पर जय मदान जो कि जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, क्रिस्टल बॉल रीड करती हैं, ऑरा रीडिंग करती हैं, सिग्नेचर भी रीड कर लेती हैं, और ऐसे ही सिग्नेचर रीड करके ये जय मदान क्या बोलती हैं कि तान्या आप बहुत बुली हुई हो, आपका सिग्नेचर देख करके मैं ये तय कर सकती हूँ और मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप बहुत पैसा चाहती हो, हालांकि अभी आपके पास पैसा नहीं है, बट प्लीज कोई जज नहीं करेगा, बट आई एम गेटिंग इमोशनल, इवेंचुअली आपके पास पैसा हो जाएगा, अभी नहीं है, बट आप बहुत बुली हुई हो इसलिए मैं इमोशनल हो गई हूँ, वो भी सिग्नेचर देख के। क्या ओवर एक्टिंग कर रही थी ना ये जय मदान। इनफैक्ट जय मदान ने न सिर्फ ये तान्या मित्तल के बारे में बल्कि बाकी लोगों के बारे में भी जो कुछ बोला है ना, इससे हो सकता है कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी बोले या फिर ऑरा रीडिंग बोलते हैं, जबकि मेरे अकॉर्डिंग ना ये कोई सिग्नेचर रीडिंग थी, ना ये कोई एस्ट्रोलॉजी थी, ना ये कोई ऑरा रीडिंग थी, ये लौड़ा रीडिंग थी। क्योंकि जिस तरह की बातें यहाँ पर जय मदान जी कर रही थी ना, ये बातें एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी कम लग रही थी, कोई रीडिंग कम लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी पुराने एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। और तान्या मित्तल के बारे में इन्होंने जो कुछ भी बोला है ना, ये सारी बातें तो तान्या मित्तल खुद बोल चुकी है। आपको तो याद ही होगा ना वो एपिसोड जिसमें कि कुनिका और तान्या के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था, जिसमें तान्या बार बार के रोई थी, मेरे को मारते थे, हम सबने देखा है कि उस एपिसोड में कैसे ये लड़की फपक फपक के रोने की एक्टिंग कर रही थी, और इस चक्कर में अपनी फैमिली को ही जलील कर रही थी कि मेरे पापा मुझे मारा करते थे, मुझे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, मैं तो कॉलेज भी डर डर के जाती थी, फिर मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया, मैं बहुत ही मतलब कठोर वाले माहौल में रही हूँ, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन रही थी मेरे ऊपर, मैं तो छोटे कपड़े भी नहीं पहन सकती। ये सारी बातें उसने खुद ने करी है, और इन्हीं बातों को कहीं ना कहीं अपनी रीडिंग का नाम दे करके, ओ माय गॉड यू आर बुलीड, ओ माय गॉड लेट मी हग यू, सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई एम गेटिंग इमोशनल। इतना ओवर एक्टिंग से भरपूर सेशन था ना जय मदान का, भाई पूछिए मत। आप खुद सोचिए ना भाई साहब, किसी की सिग्नेचर देख करके, हैंड राइटिंग देख करके आप कैसे जज कर सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। और अगर आप सिग्नेचर या हैंड राइटिंग से रीड करते हो सारी चीजें, तो बेचारे डॉक्टर समाज का क्या होगा, क्योंकि जितने डॉक्टर्स हैं उन सबकी हैंड राइटिंग तो बहुत ही ज्यादा मतलब थर्ड क्लास और बकवास रहती है। वो क्या लिखते हैं क्या नहीं, ये तो कोई समझ ही नहीं सकता। तो कैसे ये जय मदान जैसे लोग, या फिर इसी कैटेगरी में ये तान्या मित्तल भी तो आती है, कैसे खुद को स्पिरिचुअल बोलती फिरती है, लेकिन एक नंबर की ठग विद्याधारी ये लड़की है। और इस तरह के लोग और भी हैं समाज में। एक वो 14-15 साल का वो नूबड़ा, राधे राधे बात ठीक कुछ और बताए कुछ और गई। तो कैसे धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर और एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोग भर भर के चूतिया बनाते हैं। और ऐसा ही एक बंदा है वो प्रदीप मिश्रा, दुनिया जहां की औरतों को ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया था, आप शिवलिंग पर जाइए, बेलपत्र लगा दीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जबकि हकीकत में अगर प्रदीप मिश्रा के टोने टोटके इतने कारगर
कारगर है, तो उसकी जो टकली खोपड़ी है उस पर उसने बाल काहे नहीं उगा लिए। इसलिए मैं बार-बार कहता आया हूँ कि भाई साहब ऐसे ढोंगियों से बच कर के रहिए। अगर आपको किसी को फॉलो करना ही है, तो आप प्रेमानंद जी महाराज की बातें सुनिए। उनकी एक-एक बात से मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि प्रेमानंद जी की बातों में जीवन का सार होता है, गूढ़ रहस्य होता है, जो कि हम सबको पालन करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उस ज्ञान को उतार लेना चाहिए। और वो ज्ञान क्या है भाई साहब? वो ज्ञान यही है कि जो आपकी नियति में लिखा है, वो तो होना ही है। और इन बातों का अगर हम एक बेस्ट एग्जाम्पल देखें, तो रामायण और महाभारत से बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या ही देखने को मिल सकता है। वो पांडव जो कि सर्वशक्तिमान थे, सामर्थ्य से भरपूर थे, लेकिन उनकी पूरी जवानी जो है वो स्ट्रगल में ही बीत गई है। कभी वनवास के नाम पर, कभी अज्ञातवास के नाम पर कैसे-कैसे उन्होंने दिन काटे, दिन झेले, ये हम सबने देखा है। और रामायण को आप कैसे भूल सकते हैं? सुबह-सुबह भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन रात ही रात में वनवास का डिसीजन ले लिया जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम को या फिर माता सीता जी को वनवास का पता चलता है, तो क्या वो कोई टोना-टोटका करने के लिए बैठ जाते हैं क्या? या फिर कोई रेमेडी करने के लिए बैठ जाते हैं और हमें वनवास नहीं जाना, हमें नहीं जाना। जो नियति थी उसे स्वीकार कर लिया उन्होंने। और मजे की बात देखिए मित्रों कि वो लोग जो कि भगवान श्री राम की कथा सुनाते हैं राम कथा के नाम पर, वही लोग जो है वो आपको ढोंग, टोना, टोटका, रेमेडी वगैरह का ज्ञान देते फिरते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फॉलो करना है, तो प्रेमानंद जी की बातों को फॉलो करो, क्योंकि उनकी बातों में गूढ़ रहस्य, वो आपको ये टोने टोटके फजूल की बातों में नहीं डालते हैं। ये प्रदीप मिश्रा जैसे लोग, जय मैदान जैसे लोग, या फिर वो आजकल जो चल रहा है 14-15 साल का नूबड़ा, बाट ठीक कुछ और ही बटाई कुछ और ही। बताइए भाई साहब, वो 14-15 साल का लौंडा समझ चुका है कि धर्म और आस्था का जब नाम आ जाता है, तो लोगों का कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड घास चरने चला जाता है। और ऐसे ही लोगों को अपना क्लाइंट बना करके उनसे मोटी तगड़ी फीस वसूल लेते हैं जय मदान जैसे लोग। और इसी जय मदान को मेकर जो है वो कल लेकर के आए अपनी रीडिंग के नाम पर। उसने कैसे भर भर के ओवर एक्टिंग करी है, ये तो आपने सबने देख ही लिया है। न सिर्फ तान्या के बारे में, बल्कि फरहाना जो खुद बोल चुकी थी कि उसका उसके पिताजी से कहीं कोई सरोकार नहीं है, वो बहुत ही रिबेलियस काइंड ऑफ किड थी, वही सारी बातें ये यहाँ पर बोल रही थी। और इन्हीं सारी बातों के बाद आपने देखा फरहाना भट्ट जो कि दूसरों को रुलाती है, थोड़ी देर के लिए कल वो भी इमोशनल हो गई थी पुरानी बातों को, या फिर ये कहें पुराने जख्म जो कि जय मदान ने कुरेद दिए थे थोड़ी देर के लिए, उन जख्मों पर फरहाना थोड़े से आंसू बहाती है। जीके को खुशी मिलती है ये सुनकर कि उसकी बीवी जो है वो अब रेडी, हाँ मैं तैयार हूं मां बनने के लिए, इस तरह की वो खबर सुनाती हैं ये जय मदान। अब ये खबर कितनी कच्ची है, कितनी पक्की है, ये तो 2-3 दिनों में पता चल जाएगा ना, जब फैमिली वीक शुरू होगा, जिसका हमने प्रोमो देख लिया है। और प्रोमो में हमने देख ही लिया है कि सबसे पहले अयान आया है कुनिका जी का पुत्र अपनी मां से मिलने, लेकिन कोई दूध वाला नहीं आया है भाई, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा है मुझे। वैसे इसी प्रोमो में हमने देख लिया है कि तान्या और ये जो अमाल है, ये मंडे एपिसोड है ना भाई साहब, तो मंडे एपिसोड में भसड़ मचे ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, तो मंडे एपिसोड की जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है, उसका पालन आज रात के एपिसोड में अमाल और तान्या करेंगे और एक दूसरे की धज्जियां उड़ाएंगे। अब खैर आज रात का एपिसोड जब आएगा तब आएगा, फिलहाल थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी ही बातें करेंगे, क्योंकि कल के एपिसोड में बात करने लायक थोड़ा सा ही मटेरियल था। ज्यादातर एपिसोड तो वो जय मदान की फालतूपंती या फिर कॉमेडी रोस्टिंग, और ये रोहित शेट्टी जो कौन किसके नाम पर एफआईआर करवाना चाहता है, या फिर आप लोगों में से कौन कौन है जो कि खतरों के खिलाड़ी में आना चाहता है, तो आओ खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन दो और फिर इसको प्रणीत को, अमाल को, फरहाना को वो करंट के झटके, वहां तान्या को भी करंट के झटके वगैरह दिलवाए जाते हैं। इस चीज को अपन इग्नोर कर देते हैं। वो जो कार वाली एक्टिविटी हुई थी ना, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर हम आ जाते हैं डायरेक्टली। तो ये जो कार वाली एक्टिविटी हुई थी, यहां पर रोहित शेट्टी ने कहा था कि आपके अकॉर्डिंग कौन है जो कि आगे जाना डिजर्व करता है और कौन है जो कि ऑलरेडी बहुत आगे आ चुका है, पीछे जाना डिजर्व करता है। तो यहां पर हमें खास तौर पर क्या देखने को मिला, सबसे पहले हमें देखने को मिला कुनिका और तान्या। ये तान्या मित्तल जिसने 2-3 दिन पहले कुनिका जी को एक ज्ञान दिया था, खुद को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर पोर्ट्रे करते हुए। इसने, तान्या ने कहा था कि कुनिका जी यू नो व्हाट, आप ना अच्छे मन से सबके लिए करती हो, बदले में वहां से कुछ मिले ना मिले, क्यों? क्योंकि हमें अपनी आंखों में अच्छाई रखनी चाहिए, हम अच्छाई रखेंगे तो हमें सब अच्छे लगेंगे। इसलिए कुनिका जी आप ना विनर हो, मेरी नजरों में आप विनर हो कुनिका जी। ऊबड़ खाबड़ मुंह बना करके कुनिका जी को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। और इस तरह की बातें करके तान्या मित्तल को लगा होगा कि अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, मैंने कुनिका जी की तारीफ कर दी है, अब तो ये मेरा एहसान उतारने के लिए मेरी लल्लो चप्पू अवश्य करेंगी। लेकिन हाय फूटी किस्मत, कल रात के एपिसोड में जैसे ही कुनिका जी ने शहबाज का नाम लिया, आप तान्या का चेहरा देखते काटो तो खून नहीं, ऐसे ये क्या हो गया? मैंने आपको विनर बोला था, लेकिन आपने तो भाई साहब मेरा नाम ही नहीं लिया, मेरे तो गुर्दे छिल गया।
हालांकि वहां पर कहा कुछ नहीं था तान्या मित्तल ने, लेकिन बगैर कुछ कहे ही वो बहुत सारी बातें कह गई थी। खासतौर पर उसके जेस्चर, उसके एक्सप्रेशन देख करके लग रहा था भयंकर तरीके से ना इसके गुर्दे छिले हुए हैं। जिस तरह से कुनिका जी ने शहबाज को, तान्या और फरहाना जिन्हें कि आजकल वो अपनी छाती से चिपका करके चल रही हैं, दोनों से ज्यादा डिजर्विंग शहबाज को बोल दिया। इतना सुनते ही तान्या के गुर्दे छिल गए थे। और लगभग लगभग ऐसी फीलिंग या फिर ऐसी ही भावनाएं जो है वो जीके के मन में भी आई होंगी, क्योंकि जीके का जब नंबर आया था तो जीके ने कहा था कि मैं कुनिका जी को पीछे भेजना चाहूंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत आगे आ चुकी हैं और मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा इसको, प्रणीत को, क्योंकि ये काफी लॉजिकल है। इसकी लॉजिकल बातों पर वैसे तो सारे लोग हंसी मजाक करते थे, लेकिन अब वो सब भी मान चुके हैं कि प्रणीत काफी लॉजिकल बातें करता है, तो मैं प्रणीत को डिजर्विंग मानता हूं और आगे बढ़ाना चाहूंगा। अब ये प्रणीत मोरे, जिसे कि जीके बाबू ने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया था कि भाई तू डिजर्विंग है, तू विनर बनने लायक मटेरियल है, लेकिन प्रणीत मोरे के अकॉर्डिंग डिजर्विंग कौन है भाई साहब? प्रणीत मोरे के अकॉर्डिंग ना जीके डिजर्विंग है, ना अशनूर डिजर्विंग है। प्रणीत के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने के लिए कोई डिजर्विंग है तो वो है फटेला उर्फ फुद्दू फटरीना का भाई, यानी कि शहबाज बादशाह। अब ये जो कॉल लिया है प्रणीत मोरे ने, इस कॉल के पीछे प्रणीत मोरे की क्या थॉट प्रोसेस थी, ये पता करने के लिए नासा की पूरी टीम इसरो के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में लग चुकी है, पता करने के लिए कि भाई साहब प्रणीत मोरे ऐसा तुमने क्या देख लिया है शहबाज बादशाह में, जिसकी वजह से तुम शहबाज बादशाह को जीके से ज्यादा डिजर्विंग मान रहे हो। जीके तो तुम्हारे ही ग्रुप का है, अशनूर भी तुम्हारे ग्रुप की है, लेकिन तुमने उन दोनों को नजरअंदाज करके शहबाज बादशाह का नाम लिया। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है मिस्टर लॉजिकल इंसान? प्लीज एक्सप्लेन अस। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि प्रणीत मोरे ने जो कॉल लिया है, उसने ये कॉल क्यों लिया है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो कभी भी ओपनली इन चीजों को डिस्कस नहीं करेगा। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सैटरडे वीकेंड का बार में जो नैरेटिव बनाया था रोहित शेट्टी ने, रोहित शेट्टी की बातों का इतना गहरा असर हुआ है प्रणीत मोरे के ऊपर, क्योंकि रोहित शेट्टी ने बोल दिया था ना कि प्रणीत और अशनूर आप लोग जीके की शैडो में लग रहे हो, आप जीके के प्यादे बन चुके हो, जीके नैरेटिव सेट करता है, फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी बातों का एक बहुत ही गहरा वाला असर हुआ है प्रणीत मोरे के दिलो दिमाग के ऊपर, और इन्हीं रोहित शेट्टी की बातों में आने के बाद प्रणीत मोरे एक ऐसा ब्लंडर कर देता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रणीत मोरे के ऊपर सवालिया निशान उठ गए हैं कि प्रणीत मोरे आप अपने दिमाग से चलते हो या फिर आप इतने बड़े वाले नूबड़े हो कि कोई भी बाहर बैठ करके रिमोट से आपको कंट्रोल कर सकता है। अब हो सकता है कि प्रणीत मोरे के जो फैंस है वो कहीं ना कहीं उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ी देर के लिए प्रणीत मोरे ने एक्चुअली में साबित कर दिया है कि वो भी कुछ हद तक कान का कच्चा है। अगर वाकई में उसके अंदर लॉजिकल माइंड होता तो वो रोहित शेट्टी की बातों को दिल पर नहीं लेता, इनफैक्ट तवज्जो ही नहीं देता और अपने हिसाब से चलता। हालांकि लाइव फीड के कुछ विजुअल्स आ चुके हैं, कुछ तस्वीरें आ चुकी हैं जहां पर प्रणीत, जीके और अशनूर अब भी साथ बैठे हैं। इन तीनों के बीच में जो भी गलतफहमियां या फिर जो भी दरार डालने की कोशिश की गई थी मेकर्स के द्वारा, वो कोशिशें काफी हद तक फेल हो चुकी हैं, क्योंकि लाइव फीड में ये लोग वापस से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग उस पर्टिकुलर मोमेंट पर प्रणीत ने एक्चुअली में साबित कर दिया था कि वो अमाल से भी बड़ा वाला कान का कच्चा है। क्योंकि ये जो कॉल लिया था प्रणीत मोरे ने, इस तरह का कॉल लेकर के प्रणीत ने खुद ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। वो पहले अभिषेक बजाज को अपना प्रायोरिटी बोला करता था, लेकिन उसे निकाल दिया। फिर वो जीके के सबसे ज्यादा क्लोज, चलो आपने जीके का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने अशनूर का नाम भी तो नहीं लिया। वो अशनूर जिसकी हाई वैल्यूज, जिसका बिहेवियर आपको बहुत पसंद आता था, लेकिन आपने उसका भी नाम नहीं लिया और आप उस शहबाज का नाम ले रहे हो जो खुद भाई साहब अमाल की शेडो में चल रहा है। अब शहबाज और अमाल के ऊपर तो रोहित शेट्टी की बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आपके अंदर पता नहीं कौन सा इंजेक्शन ठूस दिया रोहित शेट्टी ने कि आप रोहित शेट्टी की बातों को अपने मुंह से रटने लग गए, दोहराने लग गए। जबकि मेरा ये मानना है कि आप में इतनी अकल होनी चाहिए कि मेकर्स क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पर बोलता हूं, शहबाज को भी प्यादा बोला गया है, शहबाज को भी शैडो बोला गया है, लेकिन क्या शहबाज ने वहां पर अमाल का नाम नहीं लिया? अमाल ने शहबाज का नाम लिया है और शहबाज ने अमाल का नाम लिया है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप लोगों के अंदर इतना बड़ा कीड़ा है ना महान बनने का कि अगर होस्ट ने बोला यार मैं उनकी तो मान मर्यादा रखूंगा ना, अरे भाड़ में गया होस्ट, भाड़ में गई उसकी बातें। जरूरी नहीं है कि होस्ट की कही हुई हर बात सच ही हो, वहां पर नैरेटिव घुमाए जाते हैं, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो रोहित शेट्टी हो, चाहे वो फराह खान हो। ये लोग आते हैं मेकर्स के द्वारा, जो इन्हें नैरेटिव बताया जाता है उस नैरेटिव को आप लोगों पर थोप जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस झांसे में आते हो या नहीं आते हो। और यहाँ पर कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि अमाल मलिक जो है वो मेकर्स के झांसे में नहीं आया, पहले भी नहीं आया था, वो अब भी नहीं आया। आपको याद होगा ना वो एपिसोड जहां
जहां पर कि सलमान खान इस तान्या मित्तल को क्लीन चिट दे करके गए थे, तब अमाल ने बोल दिया था ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने बोला तो मैं सच मान लूं, वो उनका ओपिनियन है, वो सच थोड़ी ना है। लेकिन जीके बाबू ने वहां पर सलमान खान की हर एक बात को पत्थर की लकीर मान लिया था और यही वाला फंडा कल रात के एपिसोड में प्रणीत मोरे ने भी दिखा दिया कि रोहित शेट्टी ने बोला है कि जीके की शेडो में मैं चल रहा हूं, तो अभी मैं देखो बगावत करता हूं, एक अल्टीमेट कॉल लेता हूं, ऐसा कॉल लेता हूं जहां पर यह साबित हो जाए कि मैं जीके की शेडो में नहीं हूं। और यहाँ पर प्रणीत ने यह भी सोचा होगा कि अगर मैं अश्नूर का नाम ले लेता हूं तो हो सकता है कि रोहित शेट्टी मेरे से बोले कि क्या तुम तो अपने ग्रुप के लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हो, तुम अपने दिमाग का दायरा खोलो, जो गेम में अच्छा कर रहा है उसे अच्छा बोलो। तो शहबाज ने कौन सा कुछ अच्छा किया है भाई साहब, उसे भी यही बोला गया है जो आपको बोला गया है। अगर आपको मतलब बहुत बोल्ड कॉल लेना था तो आप फरहाना का नाम ले सकते थे या फिर किसी और का नाम ले सकते थे, लेकिन नहीं, आपने शहबाज बादशाह का नाम लिया है जिसे आप खुद माफी मांगने के लिए खड़ा करने वाले थे। तो वो बंदा जो कि वीकेंड का बार में भर भर के सिर्फ माफी मांग रहा था, सर मेरे से गलती हो गई थी, मैंने औकात से ज्यादा बोल दिया था सर इस शो को मैंने मैनिफेस्ट किया सर, मेरे से गलती हो गई थी मुझे माफ कर दो सर। वैसे शहबाज बादशाह की हमने बात की है तो शहबाज बादशाह ही है ना जिसने खुद इस शो में कहा था कि वो अपने बहन की कमाई पर पलता है, वो एक नंबर का वेला है। इसी तरह की बातें बाद में तान्या मित्तल ने भी कही थी और यही तमाम बातें कल जय मदान भी बोल करके चली गई कि पैसा तुमने कमाया कब है, काम तुमने किया कब है। अगेन वही बात रिपीट टेलीकास्ट कर दिया है पुराने एपिसोड का जय मदान ने। मेकर्स ने उन्हें एपिसोड दिखा दिए होंगे, उन्हीं एपिसोड में जो घटनाएं घटी हैं उसे देखो, मैं तुम्हारी ऑरा रीडिंग कर रही हूँ, लोड़ा रीडिंग है, ऑरा रीडिंग है, पता नहीं कौन सी रीडिंग है, ये भी रीडिंग है, तुम ये थे, तुम वो थे, तुम बहुत बुली हुई हो, तुम्हारे पापा से रिश्ता अच्छा नहीं है, उन्हें माफ कर दो, अमाल तुम बहुत गुस्सा करते हो, दिल के हो, ये हो वो हो, बाद में रिग्रेट करते हो। ये सारी बातें तो हमने डे वन से देख ही रखी है। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी वाला क्या एंगल है, क्या सीन है भाई, ये जिसे समझ में आया हो प्लीज मेरे को भी एक्सप्लेन करना, क्योंकि मुझे जय मदान की बातें गधे की लातों से ज्यादा नहीं लगी हैं। और गधे की लात से मुझे याद है बिग बॉस के होस्ट यानी कि सलमान खान और रोहित शेट्टी। अगर आपको याद होना तो पिछले सीजन में यानी बिग बॉस 18 में मैंने एक थंबनेल डाली थी, वहां पर अजय देवगन, रोहित शेट्टी वगैरह आए थे सिंघम 3 का प्रमोशन करने। तो उस एपिसोड की थंबनेल मैंने डाली थी कि बिग बॉस के मेकर्स या फिर होस्ट की नजर में ऑडियंस अंधी नहीं गधी भी है भाई साहब। और इस बात को इस सीजन में रोहित शेट्टी एक बार फिर से ऑफिशियली प्रूव करके चले गए हैं। कोई ढंग ढंग के मुद्दे हाईलाइट नहीं करे हैं, एक ही मुद्दे को रबड़ की तरह खींचा है। इंपॉर्टेंट चीजें वो जो है डिस्कस कर सकते थे लेकिन नहीं, एक ही मुद्दे को ड्रैग करा और उसके बाद फरहाना भट्ट जो कि एक नंबर की घटिया प्राणी है उसे पंप करके चले गए हैं। एक अलग ही नैरेटिव क्रिएट करके गए हैं कि जीके के साथ जो कोई बैठता है वो लोग शेडो में है, वो लोग ग्रुप में है, लेकिन तान्या जो है वो फरहाना की शेडो में नहीं है, फरहाना तान्या की शेडो में नहीं है। और शहबाज बादशाह जो है उसे उन्होंने बोला है कि तुम अमाल की शेडो में लग रहे हो, लेकिन अमाल और शहबाज पर इन बातों का कहीं कोई असर नहीं पड़ा है। सारा असर कहां पड़ा है भाई साहब, सारा असर पड़ा है महानता का कीड़ा जिन लोगों के अंदर है ना, उनके ऊपर ये सारा असर पड़ा है। और वो भी खास तौर पर प्रणीत मोरे के अंदर जो कि एक्चुअली में हाई वैल्यूज की पीपड़ी बजाता है। तो शहबाज बादशाह के अंदर प्रणीत मोरे ने कौन सी हाई वैल्यूज देख ली भाई साहब, इस तरह का सवाल जवाब होना चाहिए, लेकिन नहीं, इस तरह के कोई सवाल जवाब नहीं होंगे क्योंकि जीके को पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जीके की बात की है तो जीके के साथ ना एक कर्मा का साइकिल जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हुआ है। अगर आप याद करें तो 2 वीक पहले जब नेहल और बसीर का एलिमिनेशन होने वाला था, उस एपिसोड में सलमान खान जबरदस्त मस्ती वाले मूड में थे, नेहल को मॉक कर रहे थे ना, मैं बोल रही थी, मैं क्या बोल रही थी। उस एपिसोड में सलमान खान ने किसकी जर्नी हिट है या फिर किसकी फिल्म हिट है या फिर किसकी फिल्म फ्लॉप है, तो वहां पर जीके बाबू ने ना मृदुल का नाम लिया था, ना प्रणीत का नाम लिया था, जीके बाबू ने तान्या मित्तल का नाम लिया था। और अगर आपने मेरा उस एपिसोड का रिव्यू देखा है तो मैंने वहां पर डंके की चोट पर कहा था कि ऐसे तो जीके बाबू अपने जीके एंजल्स लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जब बात आती है एक पेज पर आने की तो जीके बाबू ने ना प्रणीत का नाम दिया था, ना मृदुल का नाम दिया था, जीके बाबू ने तान्या मित्तल का नाम दिया था। तो जो फीलिंग उस समय प्रणीत या मृदुल के मन में आई होगी, ये बातें एक्चुअली में सलमान खान ने भी हाईलाइट करी थी कि मृदुल, तुम जिस जीके को बड़ा भाई बोल रहे हो उन्होंने आपका नाम नहीं लिया है, ना आपकी जर्नी हिट में है ना फ्लॉप में है। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद होंगी। और उन सारी बातों से अगर हम आज के एपिसोड को जोड़े तो भाई साहब एक लाइफ का और कर्मा का साइकिल जबरदस्त तरीके से कंप्लीट होता है। वहां पर जीके ने प्रणीत को और मृदुल को इग्नोर करा था, कल रात को प्रणीत ने जीके को इग्नोर कर दिया है, अश्नूर को भी इग्नोर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ थी तान्या मित्तल जो कि जीके बाबू की ही कश्ती में सवार थी, जीके बाबू को भी उनके लोगों ने इग्नोर कर दिया। और ये तान्या मित्तल जो कि भाई अक्सर पीपीटी बजाती है कि मुझे ईश्वर ने यहाँ भेजा है तो किसी बड़े काम के लिए भेजा होगा, देख प्रणीत अगर तुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो भगवान ने कुछ सोच कर ही
तुझे ये जिम्मेदारी दी होगी, तो यही वाला लॉजिक आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकती थी ना कि अगर कनिका जी ने मेरा नाम नहीं लिया तो ये ईश्वर की मर्जी होगी, ईश्वर ने मेरे लिए ऐसा कुछ सोचा होगा, मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया होगा ईश्वर ने। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आंखों में अच्छाई लेकर चलती हूँ। मैं अगर अपनी आंखों में अच्छाई लेकर के चलूंगी तो मुझे कनिका जी भी अच्छी लगेंगी, लेकिन नहीं, कनिका जी ने मेरा नाम नहीं लिया। तो फरहाना तू जा, अगर मैं आई ना तो मैं रो पड़ूंगी। तो मैं प्रणीत से पर्सनल बातें कर रही, नहीं नहीं फरहाना मैं आई ना तो मैं रो पड़ूंगी फरहाना। अरे रो काहे को रही हो भाई साहब? आपको तो यहाँ पर ईश्वर की मर्जी देखनी चाहिए थी ना। आपको ये देखना चाहिए था कि अगर कनिका जी ने मेरा नाम नहीं लिया है तो मेरे भाई का नाम तो लिया है ना, उस भाई का जिसके लिए मैं वकील बन के खड़ी हो जाया करती थी कि कोई भी शहबाज से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुम्हारे भाई को आगे कर दिया तो तुम्हारे गुर्दे छिल गए। और वो भी तब जबकि तुम मिस ज्ञानडू बनकर के लोगों को ज्ञान देती हो कि हमें हर चीज में अच्छाई देखनी चाहिए, हमें अपनी आंखों में अच्छाई रखनी चाहिए, आंखों में अच्छाई होगी तो हमें सब अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर भी आपको अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, आप तो वहां पर फल फला गई हो बुरी तरह से, और आपको इस फल फलाने में भयंकर रूप से कंपटीशन दे रही थी सदी की सबसे महान ऑरा रीडर यानी कि जय मदन। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई माइट क्राई। हाँ तुम बहुत बोली हुई है, तुम्हारा अपने पापा से नहीं हुआ है कुछ भी, अनबन वगैरह रही है, तुमने कभी उनसे एक पैसा नहीं लिया है, वेल्ला है फटेला तूने कुछ नहीं कमाया है। जी के बाबू ये अमाल, ये तुम्हारा रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर, ये ग्रीन ग्रास, ब्लू स्काई, एक नंबर से चूतिया बनाए। तो भैया यही सब कुछ रहा है कल रात के एपिसोड का मोटा मोटा सा लबोलबाब। शुरुआती 30 मिनट रोहित शेट्टी ने पकाया, बीच में 5-10 मिनट के लिए प्रणीत और जीके के बीच में दरार डालने की निंजा टेक्निक, और फिर बाद में आती हैं जय मदान और पब्लिक को भर भर के पकाती है। इन सारी चीजों के बीच में ये ऊपर वो नीचे, ये तो पक्का जाएगा, ये तो पक्का जाएगा ही जाएगा, इस तरह की पीपड़ी थ्रू आउट द वीक मची है। लेकिन हम सब ने देख लिया था कि वोटिंग लाइन जो है वो 21 नवंबर तक चालू है, विच मीन्स क्या भाई साहब, कनिका मैडम और मालती इन दोनों में से किसी एक का या फिर इन दोनों का ही गेम जो है वो ओवर होने वाला है। चूंकि कनिका मैडम जो कि अब तक बचती आई हैं कनिका बचाओ योजना के तहत, लेकिन इस बार मेकर जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है, अगले वीक कनिका को उड़ा देते हैं। बिकॉज इस वीक के जो नॉमिनेशन है ये अगले वीक भी कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। तो अगले वीक होगा इविक्शन एलिमिनेशन, इस वीक हो गया है नो एलिमिनेशन अनाउंस्ड। इन सारी बातों के ऊपर आपकी क्या है रिएक्शन, आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।